निकल जाओ जल्दी। तो याद रहे आगे से हमेशा वहीं बैठना है, तुम्हें बार बार कहना ना पड़े। ठीक। और एक तुम्हें भी यहीं बैठना है, कहीं और बैठने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले जो डीपीपी के 4-5 क्वेश्चंस बाकी हैं, बच्चों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। हाँ, एक तुम यहाँ बैठ जाओ सेकंड बेंच पे। तुम्हारे जो बीच में खड़े हैं तुम भी सेकंड बेंच पे बैठ जाओ। तो बच्चों डीपीपी के जो 2-4 क्वेश्चन बाकी हैं उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे बच्चों देखो। बच्चों देखें 51 तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद के मैं डिस्कस कर रहा हूं 52, 53, 54, 55, 56, 57। इनमें बच्चों आंसर्स अगर हम देखें तो बॉम्बे, इसमें आंसर बच्चों चेन्नई, इसमें दिल्ली, इसमें चेन्नई, इसमें 2, इसमें 25। ठीक है। हाँ बच्चों अब इधर फोकस कर लें, तुम भी वहां मत बैठा करो, यहां बैठा करो। तो बच्चों अब इधर समझे, बच्चों इधर फोकस करें। याद रहे बच्चों अब किसी की भी आवाज नहीं आए, सबका फेस इधर रहे। बच्चों तुम लोग भी समझ लो, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, आपस में डिस्कशन मत करो। ठीक है। तो बच्चों अब ये मैंने आंसर्स दे दिए हैं, एक बार मैं स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूं, तुम लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों, इसमें किसी को डाउट? चलो देख लेते हैं। देखो, इफ ए गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी, देन हीट एब्जॉर्ब, ये है हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन टेकिंग इट फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली। तो बच्चों देखना तुम्हें क्या दिया है, मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो पहले तुम ऐसे लेके जा रहे हो और अब ऐसे लेके जा रहे हो। ठीक है। अब बच्चों देखो, फर्स्ट लॉ से लिखोगे डेल्टा क्यू डेल्टा यू वर्क डन। अब बच्चों बताओ, ये यहां से यहां चला गया ए से सी, किस केस में डेल्टा यू ज्यादा होगा? बोलो बच्चों, ए से सी यूं गया और यूं गया, किस केस में डेल्टा यू ज्यादा होगा? सेम रहेगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हें 8 दिया है, डेल्टा यू तुम्हारा सेम है, तो हीट में फर्क किसकी वजह से पड़ेगा? केवल वर्क डन की वजह से। हीट में फर्क किसकी वजह से पड़ेगा? केवल वर्क डन की वजह से। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है, इसमें कोई तकलीफ? अब वापस देखो बच्चों, ये वाला ग्राफ है, इसका वर्क डन लिखूंगा तो ये पूरा एरिया, और ऊपर वाले का अगर वर्क डन लिखूंगा तो ये पूरा एरिया। तो बच्चों येलो व्हाइट, बताओ किसका एरिया ज्यादा है? येलो व्हाइट किसका एरिया ज्यादा है? येलो का। और कितना ज्यादा है? इतना हिस्सा। तो इतना हिस्सा वर्क डन ऊपर वाली प्रोसेस में ज्यादा है, तो इतना हिस्सा एरिया ऊपर वाली प्रोसेस में वर्क डन का ज्यादा है। तो बच्चों ऐसे समझो, ये चीज सेम है। जस्ट समझने के लिए मैं एक डेटा ले लेता हूं कि ये 3 है, ये 5 है, टोटल कितना आ गया? 8। अगली प्रोसेस में या दूसरी प्रोसेस में ये 5 की जगह अगर 7 हो जाता है, तो बताओ हीट कितनी हो जाएगी? देखो पहली प्रोसेस में हीट 8 है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, बट मान लो ये 3 है, ये 5, टोटल 8 आ गया। दूसरी प्रोसेस में डेल्टा यू तो 3 ही रहेगा, अगर वर्क डन 7 हो जाता है तो हीट कितनी आ जाएगी? 10। वर्क डन अगर 9 होता है तो 12। तो जितना एक्स्ट्रा वर्क डन होगा उतनी ही एक्स्ट्रा हीट आ जाएगी।
तो मैं केवल इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया ही अपना एक्स्ट्रा वर्क डन है। तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकालता हूं, तो बच्चों देखो, उधर प्रेशर तुम्हारा किलो पास्कल में है, तो 1/2 बेस, बेस 200 से 400 यानी कि 200, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में है तो -6, हाइट 10 से 20 तो 10, और किलो पास्कल में है तो ये 4 यहां से 2 यहां से, बच्चों देखना 4 और 2 6 कट गए, एक आया शायद, एक आया। तो बच्चों इस प्रोसेस में एक वर्क डन एक्स्ट्रा है, इधर बच्चों डिस्कशन बंद कर लो, इस प्रोसेस में एक वर्क डन एक्स्ट्रा है, एक वर्क डन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब हीट भी एक एक्स्ट्रा होगी। तो पिछले वाले में अगर 8 हीट थी, तो इस वाले में 8 + 1 कितनी हो जाएगी, 9। एक तरीका ये हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी, कि तुम पहले ये वाला वर्क डन निकालो, वर्क डन सेम नहीं है, दूसरे वाले में ज्यादा होगा क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। ये वर्क डन निकाल लो, उससे तुम डेल्टा यू निकालो, डेल्टा यू तुमने निकाल लिया, उस वाली प्रोसेस में इस प्रोसेस का वर्क डन पूरा निकाल लो, डेल्टा यू इसमें यूज कर लो, आ जाएगा, बट इतना लेंदी करने का मतलब नहीं है। बच्चों समझ पाया अभी इसे? किसके अकॉर्डिंग? हेंस लॉ क्या होता है? हीट बराबर नहीं रहती है, एनर्जी भी बराबर नहीं। एनर्जी से मतलब देखो, 2-3 चीजें समझ के चलो। हाँ इधर देखो, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन। तो एनर्जी में तुम कौन सी एनर्जी बोल रहे हो? हाँ, हीट एनर्जी बराबर नहीं होती, वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगी। हम पहले ही लाइन में पढ़ चुके हैं कि हीट प्रोसेस पे डिपेंड करेगी, वो सेम नहीं होती, इंटरनल एनर्जी सेम होती है। अब ये क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों अब मुझे वापस बताओ, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये कर लो, इसमें इधर एक एरो लगा लो, इस पे एरो इस तरफ लगा हुआ है, उसकी जगह ये लगा लो। द फिगर बिलो shows path that may be taken from gas state A to C, तो A B C, ठीक है। हाँ अब बच्चों मुझे बताओ 53rd, इसमें किसी को डाउट? किसी को भी? ठीक है बच्चों, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 54, इसमें किसी को डाउट? 54 बच्चों डिस्कशन नहीं करें। 55, इसमें बच्चों डाउट? 55 देखते हैं बच्चों। देखो, ए डायटोमिक आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल प्रेशर डबल। तो बच्चों अब देखो, बच्चों ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, तो अब देखना बच्चों, ये डायटोमिक आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल प्रेशर डबल। तो बच्चों पहले प्रेशर P0, बाद में प्रेशर 2P0, तो इस तरह से तुमने मान लो P0 से 2P0 कर दिया, ठीक है। इट अगेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर अंटिल वॉल्यूम डबल। तो अब इसको वापस गर्म किया, कब तक गर्म किया? जब तक कि वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द होल प्रोसेस ये है, अब वो तुम्हें निकालना बच्चों। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे देखना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो A B C। अब बच्चों देखना, इस पॉइंट पे अगर मैं टेम्परेचर T मानता हूं, तो वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर डबल हो गया। प्रेशर डबल हो गया मतलब यहां पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डबल, तभी प्रेशर डबल हो पाएगा। अब यहां प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम फिर डबल हो गया, वॉल्यूम फिर डबल हो गया मतलब टेम्परेचर उसका डबल हो जाना चाहिए, यानी कि 40। बच्चों ये पॉइंट समझे? फिर देखो, PV इक्वल्स टू nRT। बच्चों वॉल्यूम फिक्स, N फिक्स, R फिक्स, अगर हम इसे डबल करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, डबल। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है?
दूसरी प्रोसेस में तुमने क्या किया, प्रेशर को फिक्स रखा, वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो टेम्परेचर अब तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, फिर डबल, तो 2T का डबल यानी कि 4T हो जाएगा। ये चीज अभी क्लियर है। अब इस प्रोसेस की अगर मैं हीट लिखता हूं तो N आइसोकोरिक है बच्चों, गैस साइड डायटोमिक दी है, कौन सी दी है, देखो बच्चों कौन सी है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस के लिए अगर मैं हीट लिखता हूं तो N, डायटोमिक के लिए बच्चों बताओ CV क्या होगा, 5/2R, डेल्टा T तो 2T माइनस T मतलब T। अब दूसरी प्रोसेस बच्चों बताओ कौन सी है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक के लिए बताओ, डायटोमिक के लिए मोलर हीट कैपेसिटी बोलो बच्चों, डायटोमिक के लिए Cp कितना होगा, 7/2R, 42T, तो टेम्परेचर चेंज 2T कितना आ जाएगा बच्चों, N इंटू 14RT/2। ये चीज क्लियर है, बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। अब टोटल हीट अगर मैं लिखता हूं इन दोनों का एडिशन, तो 14 और 5 19, nRT/2। ये चीज क्लियर है। अब टोटल हीट अपने पास हो जाएगी NC, कंप्लीट के लिए डेल्टा T। सेकेंड बच्चों, तो बच्चों एक बार इतना देखें, जस्ट मैं बता रहा हूं। तो बच्चों वापस आ जाओ इधर, ब्रेक खत्म हो गया है, ठीक। तो इधर देखें बच्चों, देखो हमें कंप्लीट प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी बतानी है, कंप्लीट प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी बतानी है। इधर मैं 2 बार टोक चुका हूं, ध्यान रखो उसका, ठीक है। तो बच्चों अब वापस समझो, पहली प्रोसेस के लिए हीट ये आई, दूसरी प्रोसेस के लिए हीट ये आई, टोटल प्रोसेस के लिए हीट ये आ गई। अब टोटल प्रोसेस के लिए अगर मैं NC डेल्टा T लगाता हूं तो फाइनल टेम्परेचर 4T, इनिशियल T, तो चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारे पास 3T आ गया। अब N कट जाएगा, T कट जाएगा, यहां से तुम देखो पूरी प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट आ गई 19/6R। अब इसको मैच करो, तो 19/6R तो K तुम्हारा हो जाना चाहिए 19/6। बच्चों अब वापस समझना, जनरली ये क्वेश्चन थोड़े से टफ रहते हैं क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता है कि कैसे करना। तो उसके लिए तरीका क्या है, टोटल हीट हमने निकाल ली, टोटल हीट को हम इक्वेट कर देंगे NC डेल्टा T से, और वहां डेल्टा T क्या हो जाएगा, पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज। तो यहां पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज तुम्हारा 3T है, वो आ जाएगा। बच्चों अब मुझे बताओ, इधर देखें, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, क्लियर है भैया, ठीक है। फर्दर बच्चों देखो 54, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। 54 बच्चों याद करो, जो एक थर्मोडायनेमिक्स की सीट थी उसमें सबसे लास्ट में काफी सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के थे, ये वही क्वेश्चन है। देखो V0 टू P0, और यहां देखोगे तो 2V0 और P0। तो बच्चों याद करो, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था। ये मान लो A, ये B, तो बच्चों बताओ A और B किस पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, सेम होगा। सेम अगर टेम्परेचर होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, 0।
अगर सेम टेम्परेचर है तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0। अब ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन डेल्टा यू 0 ये सही है, वर्क डन ग्रेटर देन 0 वो सही है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यू वर्क डन के बराबर है ये बोल सकते हैं क्योंकि डेल्टा यू 0 है तो हीट वर्क डन के बराबर होगी, सही है। डेल्टा यू लेस देन 0 वो गलत है, तो हमें गलत चूज करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। बच्चों अभी ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 56 बोलो बच्चों। ठीक है 57 बच्चों, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अच्छा डाउट है, देखो 1 मोल ऑफ रिजिड डाइएटॉमिक गैस परफॉर्म ए वर्क ऑफ दिस, जब इसमें इतनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्म ये है, द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो बच्चों देखते हैं, देखो बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं, देखो 1 मोल रिजिड डाइएटॉमिक गैस है, परफॉर्म Q/5 ऑफ वर्क, जब Q हीट सप्लाई कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस के लिए बच्चों निकालना, ठीक है। तो डाइएटॉमिक गैस है बच्चों, याद करो बच्चों मैंने तुम्हें बता रखा है डेल्टा Q रेज टू वर्क डन CP/R, याद करो बच्चों डेल्टा Q वर्क डन बच्चों तुम्हें दे रखा है Q/5, CP तुम्हें निकालना है R, ये दोनों कट गए तो 5 इक्वल टू CP/R, तो CP तुम्हारे पास कितना आ गया 5R, CP तुम्हारे पास 5R। अब आंसर मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तो कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, 1 मोल रिजिड डाइएटॉमिक गैस CP/R परफॉर्म ए Q/वर्क। ओके बच्चों इसमें कहीं भी आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं लिखा है, ये आइसोबैरिक के लिए होता है। 1 मोल ऑफ रिजिड डाइएटॉमिक गैस परफॉर्म ए वर्क ऑफ Q/5 when heat Q is supplied to it, molar heat capacity of gas during this transform ये है, वैल्यू ऑफ x बच्चों तुम्हें निकालना है। तो ठीक है बच्चों कोई नहीं, वापस देखते हैं। मान लो अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं तो डेल्टा Q डेल्टा U प्लस वर्क डन, डेल्टा Q बच्चों Q, डेल्टा U N बच्चों 1 है, CV तो डायटोमिक के लिए CV होगा 5/2R डेल्टा T, वर्क डन बच्चों Q/5, इसको यहां लेके आते तो 4Q/5 5/2R डेल्टा T, 4/5 Q अगर लिखोगे तो NC डेल्टा T, कोई भी प्रोसेस के लिए Q हम ये लिखते हैं 5/2R डेल्टा T, डेल्टा T बच्चों कट गए, N भी आएगा इसमें, N तो 1 है, चलो N 1 है। तो अब बच्चों यहां से देखो C तुम्हारे पास कितना आ गया 25R/8, तो X तुम्हारे पास कितना आ जाना चाहिए 25। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों पिछला वाला है 56। तो बच्चों अब मुझे बताओ पीछे बच्चों, हाँ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? चले बच्चों आगे, ठीक। तो एक बार बच्चों मुझे फिर बताओ, जो डीपीपी मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया था उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर बच रहा हो तो वो मुझसे पूछ लो, वरना उसे हम पैक करते हैं। लास्ट टर्म पे जो भी मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें अभी कहीं कोई दिक्कत? चले बच्चों आगे, ठीक है बच्चों इसे हटा दो, ठीक है। अब बच्चों लास्ट टर्म पे हमने हीट इंजन डिस्कस किया था, बच्चों मुझे बताओ हीट इंजन हीट को किस में कन्वर्ट करता है? तो पीछे हीट इंजन हीट को किस में कन्वर्ट करता है?
मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोलेंगे, वर्क। किस में कन्वर्ट करता है? वर्क। मुझे बताओ पीवी साइकिल में, पीवी साइकिल में ये क्लॉकवाइज फॉलो करता है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कैसे फॉलो करेगा? क्लॉकवाइज। अब बहुत सीधा सा फंडा है, तुमने मान लो उसको 100 एनर्जी दी, उसमें से उसने 30 वर्क किया, तो बाकी 70 का क्या करेगा? बाकी 70 का क्या करेगा? वेस्टेज। तो अब इफिशियंसी क्या होगी? वर्क अपॉन हीट सप्लाई, वर्क अपॉन हीट सप्लाई। इसी को जब हमने सॉल्व किया तो वो कार्नोट साइकिल के लिए अपने पास आ गया था टी लो बाई टी हाई। बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से समझो। मान लो मुझे 100% इफिशियंट इंजन बनाना है, 100% इफिशियंट इंजन, तो बताओ मेरी इफिशियंसी 1 कब हो सकती? जब एक एक करके बोलो, T2 नहीं, लो और हाई के टर्म्स में बताओ। लो 0 हो जाए तो बच्चों 0 केल्विन में, 0 केल्विन में बताओ 0 केल्विन पॉसिबल हो पाता है? 0 केल्विन पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो उसी वजह से इंजन की इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। एक और तरीका सोचो कब हो सकती है? देखो लो 0 हो जाए वो सही, हाई इनफाइनाइट हो जाए, तो यानी कि हाई वाला टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट टेम्परेचर कब हो सकता है? जब तुम एटम बम फोड़ो। तो अब कार चलाने के लिए एटम बम थोड़ी फोड़ोगे। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो हाई टेम्परेचर कभी भी इनफाइनाइट हो सकता है, ना ही लो टेम्परेचर कभी भी 0 हो सकता है। तो इस वजह से इंजन की इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? खासकर जेईई मेंस पे इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अभी ये क्लियर है? वो एटम में हाई टेम्परेचर इनफाइनाइट नहीं, लेकिन करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ऐसी बस बोल दिया था, इनफाइनाइट तो उसमें भी नहीं होगा, लेकिन करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, ओके। अब बच्चों हीट इंजन हमने पढ़ लिया, वहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों अब लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों इधर आ जाओ और इधर फोकस करें। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों हीट पंप या रेफ्रिजरेटर क्या होता है? जो तुम एयर कंडीशन लगी हुई देख रहे हो, जो भी तुम एसी लगी हुई देख रहे हो, या घरों में जो तुम फ्रिज या रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, वही तुम्हारा टेक्निकली हीट पंप है। बच्चों वापस समझो इधर, हीट पंप बच्चों क्या होता है? जो तुम एसी लगे हुए देख रहे हो या घरों में जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, वही सब तुम्हारा क्या होता है? हीट पंप। ये समझ गए? अब दूसरी चीज बच्चों बताओ, मान लो एसी चालू करना है तो बिजली खर्च करनी पड़ती है कि नहीं? करनी पड़ती। रेफ्रिजरेटर चालू करना है, बिजली खर्च करनी पड़ती है कि नहीं? करनी पड़ती। तो वो बिजली क्या करती है? उसके अंदर एक मोटर होती है, उस मोटर को घुमाती। अब चाहो तो वो बिजली के थ्रू घुमाओ या तुम अपने हाथ से घुमाने लगो, वो काम करेगा। तो पॉइंट बच्चों मेरा ये है, जो इंजन था, इंजन इंजन में बच्चों, इंजन में हीट देने पे पहिया घूमता था, इंजन में हीट देने पे पहिया घूमता था, उससे अपनी गाड़ी चलती थी। यहां उल्टा हो रहा है, यहां तुम पहिए को घुमा रहे हो, भले ही इलेक्ट्रिसिटी से देके घुमा रहे हो, लेकिन तुम पहिए को घुमा रहे हो और उसके थ्रू वो हीट एक्सट्रैक्ट कर पा रहा। तो वहां वो पॉजिटिव वर्क करता था, यहां हमें इस पे वर्क करना पड़ता है। यहां हमें किस पे वर्क करना पड़ता है? इस पे वर्क करना पड़ता है। तो हीट इंजन में सिस्टम वर्क करता था, तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या था? पॉजिटिव। जबकि हीट पंप में रिवर्स प्रोसेस रहती है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या उसकी मोटर को घुमाते हैं, तो यहां सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। समझ पाए बच्चों? बाहर से वर्क करना पड़ता है।
तो यहाँ नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा तो ये कौन सी साइकिल फॉलो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि हीट पंप की पीवी साइकिल कैसी होगी, तो एंटी क्लॉकवाइज। इंजन की कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ये पॉइंट समझ गए, ठीक है। तो बच्चों अब हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, इसमें पॉइंट बना के लिख लो। इट इज यूज्ड टू मेंटेन टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे इस रूम में एसी लगा दिया, तो इस रूम का एसी क्या करेगा, यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, यहाँ के टेम्परेचर को जनरली बाहर के कंपैरिजन में कम रखेगा। अब ये साइकिल कौन सी फॉलो करेगा, इट फॉलोज एंटी क्लॉकवाइज साइकिल इन पीवी डायग्राम। तो पीवी साइकिल में ये किस तरह की साइकिल फॉलो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इतना बच्चों क्लियर है। अब बच्चों इसका ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखें तो अभी बनाना मत, वो मैं आपको साफ सुथरा बता दूंगा, पर अभी समझो। जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम में तुमने मान लो एसी लगा दिया। तो बच्चों बताओ, अगर इस रूम में तुम एसी लगाओगे तो इसका टेम्परेचर कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। तो यहां लो टेम्परेचर होगा। बच्चों विंडो एसी में तुमने प्रॉपरली देखा होगा कि उसके पीछे तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हें विंडो एसी के पीछे ऐसा लगेगा जैसे गर्म हवाएं पीछे फेंक रहा, देखा है बच्चों। तो एसी क्या करता है, इस रूम से हीट निकाल के बाहर फेंकेगा, इस रूम से हीट निकाल के बाहर फेंकेगा। तो इस रूम से मान लो उसने हीट खींची, अब लो टेम्परेचर पे हीट खींच रहा है, उसको मैंने क्यूएल लिख दिया। ये मान लो अपना एसी। अब ये चलेगा कैसे, मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, टेक्निकली मैंने इस पे वर्क किया, तो मैंने इस पे वर्क किया, उससे वो चलेगा। अब उसके बाद बच्चों तुमने देखा होगा एसी बाहर गर्म हवाएं फेंक देता है, तो बाहर का टेम्परेचर बताओ यहां के कंपैरिजन में कम या ज्यादा, ज्यादा। तो ये हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे जो वो हीट फेंक रहा है वो QH। तो लेट से बच्चों उसने यहां से 30 हीट खींची, वर्क तुमने उस पे किया 20, तो बताओ ये कितना होना चाहिए, 30 ये 20 ये, तो ये कितना होना चाहिए 50। तो एनर्जी कंजर्वेशन से तुम बोल सकते हो कि QH किसके बराबर होना चाहिए, QL प्लस वर्क। ये पॉइंट बच्चों समझे, इसमें कोई तकलीफ, ये दोनों पॉइंट लिख लिए। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम बच्चों देखोगे तो ये रूम, लो टेम्परेचर TL, उस पे उसने QL हीट खींची, तुमने इसको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वर्क दिया, ये हीट पंप है। ये सिंक, जो बाहर हम हीट फेंक रहे हैं वो सिंक, सिंक का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा तो TH, और हाई टेम्परेचर पे जो वो हीट फेंक रहा है वो QH। तो यहां से उसने हीट एक्सट्रैक्ट की, इलेक्ट्रिसिटी या वर्क तुमने उस पे किया, और टोटल मिला के वो बाहर फेंक देगा, टोटल मिला के वो बाहर फेंक देगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकते हो कि जो ये है वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर हम वापस डिस्कस करते हैं। बच्चों मुझसे पूछ लो, पानी क्यों निकलता है वो मैं बताता हूं, समझो। वो जैसे क्या रहता है, खासकर बारिश या उसके सीजन में ये रहता है, वो यहां से एयर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एयर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जैसे मान लो उसकी जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स, तो ट्यूब्स ये करती हैं कि यहां से ठंडी हवा को, मतलब यहां एक फैन जैसा लगा रहता है, वो उसको फेंकता है। तो अंदर जो साथ ही साथ ऊपर देखो, एसी, अगर विंडो एसी की बात करें तो विंडो एसी में अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक इधर छोटा सा पार्ट रहता और एक इधर बड़ा सा पार्ट होता है, लेकिन उसमें जाली लगी रहती है। बच्चों ध्यान से देखना, ठंडी हवा केवल इस छोटे से पार्ट से आती है। इवन इसमें भी तुम देखोगे तो जो ये वाला हिस्सा है नीचे वाला,
इससे तो ठंडी हवा आती, और इसी के ऊपर तुम देखोगे, बिल्कुल ऊपर, यहां से नहीं दिखेगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखोगे तो एक जाली जैसी लगी रहती, वो क्या करती है, इस रूम की एयर को अपनी तरफ खींचती, तो इस रूम की अपनी एयर को अपनी तरफ खींचती है, तो रूम की एयर को जब अपनी तरफ खींचेगी तो वो एयर इसके अंदर से होके जाती, अब एयर में नमी तो रहती है, और इसकी कूलिंग की वजह से वो ठंडा होने लगती, तो जो नमी ठंडी होके पानी बन जाता है, वही पानी अपना उसमें से टपकता रहता है। तो अब ये है, एक होता है जैसे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में केवल ठंडा करना होता है, लेकिन एसी में ये होता है कि ठंडे के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, तो हवा को सर्कुलेट करना पड़ता है, तो उसी वजह से वो यहाँ की एयर को तो अंदर लेता है और यहाँ से दूसरी एयर भेजता है, तो एयर को सर्कुलेट कर रहा है, तो जो नमी है वो कूल होके पानी बन जाती है। बच्चों ये वाला पार्ट क्लियर अभी? ठीक। तो विंडो एसी में जैसे यहां से ठंडी हवा आती है, और यहां से मान लो जो रूम की पुरानी एयर होती है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिससे कि एयर बदलती रहे, वरना एक बंद रूम में आप सोच सकते हो थोड़े टाइम में सफोकेशन होने लगेगा। जैसे बच्चों एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, जैसे तुमने देखा हो आर्टिफिशियली जहां पे आइस क्रिएट की जाती है, जैसे हैदराबाद में मैंने देखा है, जयपुर में देखा है, जैसे एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा रूम लेते हैं, उसमें बहुत सारे कूलिंग लगा के आर्टिफिशियल आइस क्रिएट करते हैं। किसी ने देखा है ऐसा? कोई गया हो तो हैंड राइज करे। आर्टिफिशियली जिसमें आइस क्रिएट की जाती है, कोई भी गया हो? ओके, कहाँ पे गए हम? भोपाल में भी है, चलो अब खुल गया होगा। तो उसमें बच्चों जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बता रहा हूँ, उसमें जैसे ही तुम अंदर जाओगे तो विद इन एक आध मिनट आपको बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लगेगा, क्योंकि एक मान लो जैसे आप हिल स्टेशन जा रहे हो, रोहतांग वगैरह, तो वहां क्या है, एक खुला एटमॉस्फेयर है, तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो जो बंद कंपार्टमेंट में बनाए जाते हैं वो उतना अच्छे से नहीं बनाए जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम हो जाता है, तो थोड़ा ही देर तुम अंदर रहोगे तो बहुत ज्यादा बुरी हालत होने लगती है। तो जो मैं गया था, मैं 2 बार गया हूँ, एक बार हैदराबाद में, एक बार जयपुर में, दोनों ही जगह मैंने देखा कि विद इन आधा 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। हाँ, वो बात अलग है कि कई लोग थोड़ा और सर्वाइव कर लें, पर कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होने लगती है, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर वाले कंसेप्ट पे बनाए जाते हैं, एसी वाले कंसेप्ट पे नहीं बनाए जाते। खैर ठीक है बच्चों, टॉपिक पे आते हैं, इतना ड्रॉ कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट फिर तुम लिख लो, इसे हटा रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बच्चों अच्छी क्वालिटी का एसी कौन सा माना जाएगा? ठीक, तो अच्छी क्वालिटी का एसी बच्चों वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी तो कम से कम खाए और कूलिंग बहुत अच्छी करे, उसी को हम एक अच्छा एसी मानेंगे। कि बिजली तो बहुत कम खा रहा है लेकिन कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, ये चीज समझे। अब देखो बच्चों, ये एसी है, बिजली कम से कम खाए, बिजली का मतलब वर्क, वर्क, हाँ बोलो बच्चों, हैंड राइज करें जो कुछ पूछना चाह रहे हो। ओके, तो बच्चों इधर आ जाओ, देखो अच्छी क्वालिटी का एसी कौन सा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी तो कम से कम कंज्यूम करे और कूलिंग बहुत अच्छी करे। कूलिंग बहुत अच्छी करे मतलब यहां से बहुत ज्यादा हीट खींचे, यहां से बहुत ज्यादा हीट खींचे, तो QL बहुत ज्यादा हो और इलेक्ट्रिसिटी कम से कम हो, तो इन दोनों का रेशो अगर बहुत ज्यादा होगा तो अच्छा एसी माना जाएगा। रेशो कब ज्यादा होगा? जब ये ज्यादा हो ये कम हो, इसका मतलब कूलिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम खींच रहा है, वो अपना अच्छा एसी होगा। तो अब बच्चों इसमें आगे देखो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो बच्चों हो जाता है जितनी उसने हीट एक्सट्रैक्ट की अपॉन वर्क डन, QL। बच्चों यहां से देखो,
वर्क डन तुम्हारे पास क्या आया, QH माइनस QL। तो वर्क डन को तुम लिख सकते हो QH माइनस QL। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बच्चों QL अपॉन वर्क डन। वर्क डन इसको तुम ये भी लिख सकते हो। इतना कंप्लीट कर लो बच्चों। बच्चों एक सीट है कि दो सीट है ये? सर एक और होगी, एक सिंगल पेज की। वैसे दोनों कल भेजी थी तो वो भी आ गई होगी, देखना कहीं होगी। अगर हो तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वरना बाद में कर देना। बच्चों इतना कंप्लीट कर लिया। इसमें आगे तुम लिख लो आगे बच्चों, फॉर रेफ्रिजरेटर based on Carnot engine, for refrigerator based on Carnot engine, for refrigerator based on Carnot engine, इस तरह से लिख लो बीटा, ये TL TH माइनस TL हो जाएगा। तो कार्नोट इंजन पे बेस्ड अगर रेफ्रिजरेटर होगा तो ये अपना टेम्परेचर हो जाएगा। हीट की जगह तुम टेम्परेचर भी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। वापस से बच्चों रिपीट कर रहा हूं, फॉर रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन बीटा तुम्हारा ये हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो बच्चों मैं एक बार वापस पूरा टॉपिक रिपीट कर रहा हूं, उसे तुम देखो। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर मेंटेन करेगा। बच्चों क्लॉक या एंटी क्लॉक किस तरह का साइकिल फॉलो करेगा, एंटी क्लॉक, क्योंकि हमें इस पे वर्क करना पड़ता है, इस वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल फॉलो करेगा। करता क्या है, रूम से हीट निकालेगा, तुम इसको कुछ इलेक्ट्रिसिटी दोगे, टोटल मिला के बाहर फेंक देगा। अच्छा कौन माना जाएगा, जो कूलिंग तो बहुत अच्छी करे और इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कंज्यूम करे। तो इन दोनों का रेशो अच्छा होगा, ज्यादा होगा, तो वो अच्छी क्वालिटी का होगा। रेशो ज्यादा कब होगा, जब ये ज्यादा हो ये कम हो। ये पॉइंट क्लियर है? तो वही बच्चों मैंने बताया, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वर्क को तुम लिख सकते हो QH माइनस QL। ये चीज क्लियर है? अगर कार्नोट पे बेस्ड होगा तो यही टेम्परेचर आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब बच्चों इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो तुम बताओ। मान लो इसी रूम में यहाँ कोई रेफ्रिजरेटर रखा है, तुमको बहुत गर्मी लग रही है, तुमने सोचा कि मैं रेफ्रिजरेटर का गेट खोल देता हूँ, रेफ्रिजरेटर का गेट खोल देता हूँ। तो बच्चों एक पॉइंट समझो, ये रूम है, इसके अंदर एक बंद रेफ्रिजरेटर पड़ा है, बंद रेफ्रिजरेटर पड़ा है। तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई रूम को ठंडा करना, तो एक काम करता हूँ, रेफ्रिजरेटर का प्लग लगा देता हूँ और गेट खोल देता हूँ। रेफ्रिजरेटर का प्लग लगा देता हूं और गेट खोल देता हूं। पॉइंट समझे बच्चों मेरा? हाँ, अब बच्चों बताओ, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, वही रहेगा। क्यों बढ़ेगा? तो बच्चों समझो, देखो ये रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मान लो तुमने ये गेट ओपन कर दिया, इसने बाहर से हीट खींची 30, इलेक्ट्रिसिटी तुमने इसको दी 20, और ये इधर किधर निकाल देगा 50। तो उसने रूम से 30 हीट ली और रूम में ही 50 छोड़ दी, रूम से 30 हीट एक्सट्रेट की और 50 छोड़ दी, तो अल्टीमेटली 20 हीट रूम में बढ़ गई। तो इसको तुम ऐसे समझो कि विंडो एसी को तुमने रूम के बीच में रख दिया, विंडो एसी को रूम के बीच में रख दिया और चालू कर दिया, तो वो सामने तो कूलिंग कर रहा है पर पीछे हीट फेंक रहा, पीछे हीट फेंक रहा है, वो कूलिंग से ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन समझे बच्चों? क्योंकि यहां से 30 लिया, इलेक्ट्रिसिटी 20, टोटल 50 वो उसी रूम में फेंक रहा, तो फायदा नहीं होगा। जैसे विंडो एसी को बीच में रख लिया, 40 उसने यहां से ली, 20 इलेक्ट्रिसिटी और 60 रूम में फेंक रहा,
तो 40 खींच रहा है, 60 फेंक रहा है, तो अल्टीमेटली 20 हीट बढ़ ही रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ये पॉइंट बच्चों समझ गए? ठीक है। अब इस पे कुछ और एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं। एग्जाम्पल बच्चों लिखो। ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर, a Carnot refrigerator work between 27 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. A Carnot refrigerator work between 27 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. A Carnot refrigerator work between 27 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. Then calculate coefficient of performance. Then calculate coefficient of performance. बच्चों आंसर बोले नहीं, कैलकुलेट कर लो, फिर मैं डिस्कस कर। सही है बच्चों, देखो बहुत सीधा सा है। बीटा टी लो अपॉन टी एच माइनस टी लो। लो टेम्परेचर 0 मतलब 273, हाई टेम्परेचर 300 माइनस लो टेम्परेचर 273। 273 बच्चों ये कितना बचा, 27। एक बार 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा, बट मैं 10 मान लेता हूं। क्लियर है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तुम्हारे पास कितना आ गया, 10। कोई दिक्कत किसी को भी बच्चों? ठीक है, सेकंड पार्ट लिखो बच्चों। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, याद रहे टेम्परेचर केल्विन में ही लेने, ऐसा नहीं कि तुम सीधा 0 रख दो तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 0 आ जाए। ये पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट बच्चों लिखो। बच्चों नेक्स्ट, if this refrigerator used to convert 100 gram water at 0 degrees Celsius. If this refrigerator is used to convert 100 gram water at 0 degrees Celsius into ice at 0 degrees Celsius, if this refrigerator is used to convert 100 gram water at 0 degrees Celsius into ice at 0 degrees Celsius, then calculate work done required. तो बच्चों वर्क कितना करना पड़ेगा वो तुम्हें निकालना। एक बार बच्चों अपने हिसाब से सोचो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। बच्चों आइस की लेटेंट हीट क्या होती है? आइस की लेटेंट हीट पता होगा? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं, 80 कैलोरी पर ग्राम। याद आया? ठीक है, आप करो। वर्क डन बच्चों बताना है, चाहो तो कैलोरी के फॉर्म में आंसर दे सकते हो, और वरना जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लगभग 10 मान लो, उसके हिसाब से ट्राई करो।
तो बच्चों अब हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। 8 किलो जूल, एक ऐसे नहीं, हैंड राइज करें। 8000, देखते हैं और कोई 800। तुम बताओ तुमने क्या किया। ठीक है बच्चों, देखो ये मान लो बच्चों तुम्हारा डब्बा, इसमें तुमने 100 ग्राम पानी रख दिया। 100 ग्राम पानी रख दिया। अब इसको आइस में कन्वर्ट करना है, तो इससे हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। कितनी हीट बाहर निकालोगे? ml, m बच्चों 100, l 80, तो 8000 कैलोरी हीट तुम्हें बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जो हीट तुम्हें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी वो होगी 8000। ये पॉइंट बच्चों समझे? तो जो हीट तुम्हें एक्सट्रैक्ट करनी होगी वो तुम्हारे पास कितनी आ गई? 8000 कैलोरी। अब याद करो बच्चों, अभी भी हमने डिस्कस किया है, बीटा होता है QL बाई वर्क। तो वर्क यहां से क्या आ गया? QL अपॉन W। तो वर्क QL तुम्हारे पास कितना है? 8000 कैलोरी, बीटा 10, तो 800 कैलोरी। जूल में करना हो तो 4.2 या 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 800 कैलोरी वर्क करना पड़ेगा या 800 इंटू 4.2 जूल वर्क करना पड़ेगा। बच्चों समझे? उस पानी को आइस में कन्वर्ट करने के लिए उससे हीट निकालनी पड़ेगी। तो कितनी हीट निकालनी पड़ेगी? ml। 1 ग्राम के लिए 80, तो बताओ 100 ग्राम पानी को बर्फ बनाना। बच्चों 100 ग्राम पानी को बर्फ बनाना, तो 1 ग्राम के लिए 80 हीट निकालनी पड़ेगी। लेटेंट हीट का मतलब है 1 ग्राम को जमाने के लिए 80 हीट निकालनी पड़ेगी। तो 100 ग्राम के लिए 80 इंटू 100, 8000। तो 8000 हीट उस पानी से निकालनी पड़ेगी, तब जाके हो पाएगा। अब इसी में बच्चों अगर मैं पूछता हूं कि जो मान लो रेफ्रिजरेटर के पीछे तुम देखो ब्लैक कलर की ट्यूब्स रहती हैं, उसके थ्रू वो हीट बाहर फेंकता है। तो इसी क्वेश्चन में उसने बाहर हीट कितनी फेंकी? इसी क्वेश्चन में मैं पूछता हूं उस ब्लैक ट्यूब्स के थ्रू उसने बाहर हीट कितनी फेंकी? बोलो बच्चों। 800। अच्छा, हैंड राइज करके आंसर दें। बाहर हीट उसने कितनी फेंकी? बहुत आसान है। 8800। बच्चों देखो, यहां से 8000 उसने खींची, वर्क तुमने इस पे कितना किया? 800। तो यहां बाहर कितनी फेंकेगा? दिस प्लस दिस, यानी कि 8800। तो 8000 उसने यहां से खींची, 800 तुमने उस पर वर्क किया, तो बाहर कितनी फेंक देगा? दोनों का एडिशन 8800। ये पॉइंट क्लियर है? बच्चों बताओ, इस क्वेश्चन के पॉइंट समझ पाए? जिसको भी दिक्कत हो हैंड राइज करे, पूछे आराम से। अब वापस समझो, इसी में कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि ये पूरी प्रोसेस 20 सेकंड में हो रही है, तो मोटर की पावर बताओ। तो मोटर वर्क कितना कर रहा है? पावर क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम, यानी कि 20 सेकंड डिवाइड बाई 20। ये पूरी प्रोसेस 100 सेकंड में हो रही है, मोटर की पावर बताओ। तो वर्क अपॉन 100, वो भी निकाल सकते हो। बच्चों ये चीज क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूं। कर लिया ना सबने? ठीक। इसी में बच्चों थोड़ा बहुत डेटा वगैरह बदल के क्वेश्चन आ जाता है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड रहता है। जो एक और डीपीपी आज तुम्हें मिलने वाला था वो शायद आज मिल जाएगा, तो उसमें इसी टॉपिक के क्वेश्चन है, तो वो एज ए होमवर्क रख लेना, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इसे हटा दो ना बच्चों। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हटा दो ना बच्चों इसे। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू हाइट ऑफ फ्लूइड। प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू हाइट ऑफ फ्लूइड। बच्चों ये चैप्टर खत्म हो चुका है। वैसे ये हम फ्लूइड में पढ़ते हैं, बट जैसे कुछ बच्चे बुक्स वगैरह अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कई बार इस पैटर्न के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिलहाल बस ये एक फॉर्मूला मान के चलना है, इसका एक्सप्लेनेशन 1-2 लेक्चर के बाद आ जाएगा। तो पहले हेडिंग लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं।
प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू हाइट ऑफ फ्लूइड। तो बच्चों ऐसे समझो, जैसे टीवी में या एक्चुअल में तुमने मटकी फोड़ कंपटीशन देखा हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और फिर ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ देते हैं। तो बच्चों बताओ, जैसे मान लो ये काफी सारे लोग हैं, 1 2 3 4, 4 ही है ना, 1 2 नहीं, एक बीच में छूट गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4, अच्छा एक बीच में फिर छूट गया, 5 6, ठीक है। तो खैर समझो बच्चों, मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा परेशानी में कौन सा बंदा होगा और सबसे मजे में? ठीक है, तो आप समझो, ध्यान से समझो, जो नीचे वाला बंदा होगा उस पे सब मिलके फोर्स लगा रहे होंगे तो वो सबसे ज्यादा परेशानी में होगा, और सबसे आराम से अपना ऊपर वाला। कोई दिक्कत? ऐसी बच्चों लिक्विड या फ्लूइड में होता है। मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, तो जो नीचे वाला पानी होगा उसके ऊपर जितना भी पानी है वो उसको दबाएगा, तो ये वाला पानी सबसे ज्यादा प्रेशर फील करेगा, और सबसे ऊपर जो पानी होगा उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो बहुत कम प्रेशर फील करेगा। तो पॉइंट मेरा ये है, जैसे यहां रहता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे परेशानी बढ़ती जाएगी, सबसे ज्यादा परेशानी इसमें, फिर ये और सबसे कम ये। ऐसी लिक्विड में रहता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला पानी उसको दबाएगा। तो अब मान लो मैंने 2 पॉइंट लिए बच्चों, 2 पॉइंट मैंने लिए, एक पॉइंट बच्चों P1, एक पॉइंट P2, इनके बीच में हाइट गैप है h, लिक्विड की डेंसिटी रो, तो इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आता है, तो P1 P2, बच्चों बताओ किस पे प्रेशर ज्यादा होगा? P1 P2 किस पे प्रेशर ज्यादा होगा? P2 पे। तो P2 पे प्रेशर ज्यादा होगा और प्रेशर डिफरेंस अपने पास होगा रो जी एच। रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी। जी पता ही है, हाइट, उनके बीच में हाइट गैप। कैसे आता है वो भी हम अगले मतलब जब फ्लूइड पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी बस मान लो। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लो बच्चों, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी मैं फॉर्मूले की तरह से बता रहा हूं, 2-3 लेक्चर के बाद इसका डेरिवेशन भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डिस्कशन मत करो, इधर आ जाओ। ये पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए जो कि यूज होंगे। बच्चों बताओ पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। ml को ही सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, मिलीलीटर ही सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब को ही शॉर्ट में सीसी लिख देते हैं, सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब 1 लीटर पानी हो, 1 लीटर पानी, उसकी उसका मास, 1 लीटर पानी का मास कितना होता है? 1 लीटर पानी का मास 1 किलो। तो पानी की डेंसिटी लीटर में लिखोगे तो 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर। तो 1 लीटर पानी का वजन कितना होगा? 1 किलो। ऐसे ही 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में बच्चों कितने लीटर होते हैं? 1000। तो 1 मीटर क्यूब का वजन क्या होगा? 1000। तो पानी की डेंसिटी बच्चों 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, इसी को 1 kg पर लीटर, और इसी को 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये सब पानी की ही डेंसिटी है, अलग अलग फॉर्मेट में। समझ गए? अब मरकरी बच्चों लिक्विड होता है कि सॉलिड? मरकरी लिक्विड या सॉलिड? मरकरी बच्चों अगर तुमने कभी लैब वगैरह में देखा हो तो बहुत भारी होता है। जैसे बच्चों गोल्ड को अगर तुमने हाथ में लेके देखा हो तो गोल्ड भी भारी सा लगता है। गोल्ड की डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है, आयरन की डेंसिटी से लगभग 2.5 गुना, आयरन की डेंसिटी से लगभग 2.5 गुना।
तो लोहे की मान लो कोई चेन वगैरह तुम हाथ में लेके देखते हो तो तुम्हें भारीपन इसी वजह से फील होता है क्योंकि वो डेंस होता है। ऐसी मरकरी भी काफी डेंस होता है, पानी के कंपैरिजन में 13.6 टाइम्स। मरकरी पानी के कंपैरिजन में कितना डेंस होता है? 13.6 टाइम्स। गोल्ड होता है कुछ 19.5 टाइम्स। मतलब 1 लीटर तुमने पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया, बताओ कितना मास होगा? 1 किलो। लेकिन मरकरी लोगे तो 13.6 केजी, 13.6 केजी। और गोल्ड लोगे तो 19.5 केजी। क्या ठीक है? हम मरकरी पे फोकस करते हैं। तो मरकरी बताओ पानी के कंपैरिजन में कितना डेंस है? 13.6। तो मरकरी की जब मैं डेंसिटी लिखूंगा तो हर एक में 13.6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों तुम लिख लो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 केजी पर लीटर, 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी हर एक में 13.6 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो एक दो मैंने लिख दी है, हर एक में 13.6 से मल्टीप्लाई हो जाए। ये पॉइंट समझ गए बच्चों? देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी से मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 केजी पर लीटर, 10 की पावर 3 केजी प्लस मीटर क्यूब। मरकरी के लिए लिखोगे तो हर एक में 13.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि उसकी डेंसिटी 13.6 टाइम्स होती है। बच्चों जैसे आजकल तुमने देखा होगा जब भी तुम्हारी क्विज होती है तो उसमें होमवर्क चेक होता है, तो वो आगे भी रहेगा, तो उसके लिए ध्यान रहे अभी तक तुम जैसे भी होमवर्क कर रहे थे वो ठीक है। अब जैसे मैंने बताया है वैसे तुम्हें करना है। होमवर्क कॉपी अलग, क्लास की कॉपी अलग, उसमें प्रॉपर डेट वगैरह डाल के आपको उस तरह से होमवर्क करना। उसके अलावा बच्चों मान लो जैसे आज की डेट है, कल जब तुम होमवर्क स्टार्ट करोगे तो एक लाइन खींच के उसमें ऐसे क्रॉस लगा के फिर होमवर्क स्टार्ट करोगे जिससे क्लियरली दिखे कि किस डेट में तुम कितना होमवर्क कर रहे हो, और उसी हिसाब से मैं चेक करूंगा। कोई अगर अलग फॉर्मेट यूज कर रहा है, उसको लगता है कि उसका फॉर्मेट बेटर है, तो वो मुझसे मिलके बाहर डिस्कस कर सकता है। अगर मुझे लगेगा कि उसका फॉर्मेट बेटर है तो वो मैं उसको अलाउ कर दूंगा, वरना जैसे मैंने बताया है वैसे ही सबको करना। समझ गए? ठीक है बच्चों, इधर आ जाओ। आप ये कर लिया सबने, चले आगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल बच्चों लिखो, कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू, कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू। तो बच्चों ये सारे पार्ट्स वैसे हम फ्लूइड में पढ़ते हैं, बस अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन फ्लूइड के कंसेप्ट को मिक्स करके बनते हैं, तो उसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, उस वजह से अभी डिस्कस कर रहे हैं, वरना जनरली फ्लूइड में ही करते हैं। कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू। तो अभी भी बच्चों मैंने बताया प्रेशर डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रो जी एच। जी तुम्हें पता है 10 लेके चलना है, वैसे 9.8 होता है बट 10 लेके चलना। 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, कॉलम 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, इसका मतलब ये है 10 मीटर तुमने पानी ऐसे भर दिया, तो इन दोनों P1 P2 10 मीटर पानी भर दिया। बच्चों बताओ P1 पे प्रेशर ज्यादा या P2 पे? तो कितना प्रेशर डिफरेंस आएगा वो बताना। पानी की डेंसिटी तुम्हें पता है, जी तुम्हें पता है, हाइट तुम्हें पता है, करो। आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बता। ऐसे ही 0.76 मीटर ऑफ एच जी कॉलम, 0.76 मीटर ऑफ एच जी कॉलम, 0.01 मीटर ऑफ एच जी कॉलम, करो बच्चों।
तो बच्चों आप बताओ, फर्स्ट में आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट में आंसर 100 नहीं आएगा। देखो, प्रेशर डिफरेंस रो जी एच। रो पानी के लिए रो होता है 10 की पावर 3, जी 10, हाइट 10, तो 10 की पावर 5 पास्कल। तो बच्चों याद रहे, यूनिट्स का ध्यान रखना है। ग्रेविटी अगर तुम ऐसा यूनिट में ले रहे हो, हाइट ऐसा यूनिट में ले रहे हो, तो फिर डेंसिटी भी ऐसा यूनिट में लेनी पड़ेगी। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब सेकंड, मरकरी की डेंसिटी 13.6 10 की पावर 3, जी 10, हाइट 0.76। बच्चों चेक करना, ये भी इतना ही आएगा, लगभग इतना ही आएगा, 10 की पावर 5 पास्कल। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसे बच्चों देखो, थर्ड, डेल्टा पी रो 13.6 10 की पावर 3, जी बच्चों 10, ये 0.01, तो लगभग चेक करोगे ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? कितना बैठ रहा है ये? देखो 2 जीरो गायब करो तो 136 1360। बच्चों सही लिखा है कि गलत? सही है, कोई मिस्टेक मुझे क्यों लग रही है? 10 की पावर 5 होता है 1 लाख। नहीं, सही है, सही है। नहीं, ये मरकरी की है, एच जी। ठीक है, इधर तो बच्चों अब समझो मैंने क्वेश्चन क्यों दिया है, उस पर आते हैं। बच्चों बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम को पास्कल में क्या लिखते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट देखोगे तो 1.01 10 की पावर 5, लेकिन एक बार मैं 10 की पावर 5 मान रहा हूं। बच्चों इधर आ जाओ, वापस देखो, मुझे बताओ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5। अब बताओ 10 मीटर पानी की वजह से प्रेशर कितना आया? 10 की पावर 5। तो कई बार प्रेशर को हम हाइट ऑफ वाटर कॉलम के टर्म्स में बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम या 10 की पावर 5 पास्कल, इसी को हम बोल देते हैं 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम का एक सेंस है। जैसे तुमसे पूछा दिल्ली कितना दूर है, तुमने कहा 4 आवर्स, तो 4 आवर्स कैसे हो सकता है डिस्टेंस की यूनिट? तो वहां एक सेंस है कि भाई तुम एक नॉर्मल व्हीकल से जाओगे 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे। तो ऐसे यहां एक सेंस है कि 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम से मतलब है कि पानी का 10 मीटर का तुम एक कॉलम बना लो, उसको नीचे हाथ लगाओ, तो तुम्हारे हाथ पे जो प्रेशर फील होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पॉइंट समझ पाए? ऐसे बच्चों बताओ इसकी वजह से कितना आया ये? तो 10 मीटर वाटर कॉलम भी बोल सकते हैं या 0.76 मीटर मरकरी कॉलम भी बोल सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुआ? 0.76 मीटर मरकरी कॉलम या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। पॉइंट बच्चों समझे? क्या मतलब है? एक ट्यूब लो, उसके नीचे अंगूठा लगा लो, उसमें मरकरी भरो 76 सेंटीमीटर, तुम्हारे अंगूठे पे जो प्रेशर फील होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट समझ गए बच्चों? तो प्रेशर को हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के टर्म्स में भी दिया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? अब बच्चों बताओ, अगर मैं वाटर कॉलम के टर्म्स में देना चाह रहा हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? वाटर कॉलम के टर्म्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 मीटर कितना होगा? तो अगर मैं बोलता हूं प्रेशर एट सम प्लेस इज 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, उसका मतलब क्या हो गया? 1 एटमॉस्फेरिक। मरकरी के टर्म्स में कितना होगा? 760 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर। कहीं कोई दिक्कत?
अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं जिसके लिए ये सारी कहानी सीख रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, देखना। इसे बच्चों ड्रॉ कर लो। बच्चों जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 होता है, लेकिन मैंने 75 बोल दिया जिससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान है। फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह एक जैसा प्रेशर नहीं होता, कोई और जगह थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा चलता है। तो मान लो मैंने अभी बोल दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये एक ट्यूब है, इसमें क्या है, मरकरी का ये हिस्सा ट्रैप हो गया। मरकरी के हिस्से की लेंथ कितनी है, 10। लेंथ कितनी है, 10। यहां एयर है, यहां खुला हुआ है। इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब ये ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे इतना लिख लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन ईच केस एज्यूमिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हर एक केस में तुम्हें, अभी एयर की लेंथ कितनी है, 50। तो हर केस में तुम्हें एयर की लेंथ कैलकुलेट करनी, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलना। ठीक बच्चों? अब बच्चों जैसे अभी वाली सिचुएशन देखो। बच्चों ये मरकरी है, बताओ एरिया मैंने ए मान लिया, एरिया ए मान लिया। इस साइड से बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, एटमॉस्फेरिक, पी नॉट ए। यहां से कौन सा, गैस का या एयर का, तो प्रेशर इनटू एरिया। अब बताओ मरकरी कॉलम कहीं मूव कर रहा है, नहीं, नहीं कर रहा, तो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर। तो पी ए, पी नॉट ए कट गए, तो पी इक्वल टू पी नॉट। तो अभी की सिचुएशन में बच्चों बताओ, जो गैस है, इसके अंदर जो गैस या एयर है उसका प्रेशर कितना है, पी नॉट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज क्लियर है? अब थोड़ा लॉजिकली समझो। ट्यूब अभी ऐसे है, मान लो मैं इसको ऐसे टिल्ड कर दूं, अभी ऐसे है, मैं यूं टिल्ड कर दूं, तो बताओ एयर की लेंथ कम होगी या बढ़ेगी? बच्चों अभी ऐसे है, यूं कर दूं, तो एयर की लेंथ, एयर की लेंथ कम होगी या बढ़ेगी? बोलो बच्चों। इसको एक पिस्टन की तरह से मान लो, तो पिस्टन एयर को दबाएगा या खींचेगा, दबाएगा, तो लेंथ क्या होगी, कम होगी। लेंथ क्या होगी, कम होगी। इतना ड्रॉ कर लिया बच्चों सबने? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अभी एट प्रेजेंट जो एयर है उसका प्रेशर कितना है, 75 सेंटीमीटर ऑफ एच या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब फर्स्ट केस, फर्स्ट केस बच्चों मैंने उस ट्यूब को ऐसे टिल्ड कर दी, उस ट्यूब को ऐसे टिल्ड कर दिया। अब लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, तो अब ये लेंथ तुम्हें निकालनी है कि कितनी होगी। एक बार बच्चों अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों उसी ट्यूब को हमने टिल्ट करके ऐसे कर दिया। तो अब लेंथ तुम्हें बतानी है, जैसे पहले शायद 50 सेंटीमीटर थी, तो अब 50 से 48 होगी, 46 होगी। रेशो में आंसर दे सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रेशो में आंसर दे सकते हो।
बच्चों अटेम्प्ट कर लिया? बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, इधर तुम देखो। बोलो बच्चों, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। वो गैस उसके अंदर ट्रैप हो चुकी है, वो बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकती तो बताओ एन फिक्स है या वेरिएबल? आर टेम्परेचर मैंने फिक्स बोल दिया, तो तुम्हारे पास पीवी फिक्स हो गया। पीवी फिक्स हो गया तो P1 V1 P2 V2। अब बच्चों बताओ, पहले इस वाले केस में प्रेशर कितना था गैस का? इस वाले केस में गैस का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 75 ऑफ Hg। तो अब देखो, पहले प्रेशर 75 रो जी, रो जी एच, वॉल्यूम बच्चों लेंथ इंटू एरिया। तो पहले लेंथ कितनी थी? 50 इंटू एरिया। बाद में प्रेशर देखते हैं, वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? अब समझो बच्चों, यहां एयर है, एयर एयर, तो बताओ इधर पूरे में प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। 1 एटीएम को मरकरी के टर्म्स में लिखोगे तो 75। तो यहां प्रेशर है 1 एटीएम या 75 Hg। नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा, तुम कितना नीचे आए? 10। तो पहले जो प्रेशर था प्लस रो जी 10, पहले प्रेशर था 75 रो जी 10, तो नया प्रेशर तुम्हारे पास कितना हो गया? 85। तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, तुम 10 नीचे गए हो तो नया प्रेशर कितना हो जाएगा? 10 से बढ़ के 85। तो रो जी 85। अब बाकी सब बच्चों कट रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 75 इंटू 50 अपॉन 85। बाकी गुणा भाग अपने हिसाब से कर लेना, लेंथ तुम्हारी आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हम आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हुए चलते हैं, और P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो केवल इसी तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने रुचि सभी सिखाया है। ये पॉइंट बच्चों समझे? इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों मान लो मैं इसमें डेटा बदल देता हूं, 10 की जगह अगर 5 कर देता, 5, तो क्या फर्क पड़ता? यहां प्रेशर तुम कितना लेते? 80। 20 कर देता तो कितना ले लेते? 95। ये पॉइंट समझ गए बच्चों? बच्चों ये वाला क्लियर है? तो ये फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकंड दे रहा हूं, फिर उसे करना। बोलो, किस लेंथ की वजह से? इसकी वजह से या इसकी वजह से? देखो बताता हूं, एयर जो है, एयर की डेंसिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है, बहुत नेग्लिजिबल। तो उसके मान लो L सेंटीमीटर का निकालोगे तो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं बताता हूं, मान लो यहां प्रेशर है, यहां कम होना चाहिए, यहां कम होना चाहिए, यहां और कम होना चाहिए। वास्तविकता में होता भी कम है, लेकिन एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, लगभग 1 kg पर मीटर क्यूब, बहुत कम डेंसिटी। तो उस वजह से एयर की डेंसिटी वाले प्रेशर को हम काउंटिंग में नहीं लेते, समझ रहे हो? तो उस वजह से यहां जो प्रेशर आएगा वही हम यहां मानते हैं, वही यहां मानते हैं, वही यहां मानते हैं, वही यहां मानते हैं। एयर की अपनी बहुत कम डेंसिटी होती है। हाँ, अब जैसे 300-400 किलोमीटर तक अपना एटमॉस्फेयर, वो बहुत ज्यादा हाइट हो गई, तब फर्क पड़ता है। पर स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम एयर के प्रेशर में कोई फर्क नहीं मानते। अब ये क्लियर है? चले आगे बच्चों। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बच्चों ये है, उसमें इसको उठा के मैंने ऐसे किया था, अब मैंने नीचे कर दिया। इसे बच्चों तुम ट्राई करो, क्वेश्चन वही है, लिखवा रखा है मैंने, तो अलग से नहीं लिखवा रहा हूं। आंसर बच्चों जैसे पहले मैंने छोड़ दिया था रेशो के फॉर्म में, उतना ही छोड़ देना, कोई सिंप्लीफिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो बस उतना कर लो। चलो कर लो बच्चों।
बच्चों करना वही है, P1 V1 P2 V2। सबसे पहले प्रेशर कितना था, 75 रो जी, वॉल्यूम 50 इंटू एरिया। अब मान लो तुम्हारी लेंथ हो गई L, तो L इंटू एरिया। अब तुम्हें बस प्रेशर और लिखना, P1 V1 P2 V2। पहले प्रेशर वही बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें तो 75 रो जी, वॉल्यूम 50 इंटू एरिया, बाद में लेंथ इंटू एरिया। अब प्रेशर लिखना है, तो बच्चों बताओ इस केस में प्रेशर कितना होगा। इस केस में प्रेशर गैस का, देखो समझो बच्चों, यहां 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 पूरे में खुली हवा है, पूरे में खुली हवा है तो खुली हवा का प्रेशर होगा, और पूरे में खुली हवा है तो खुली हवा का प्रेशर होगा 10 की पावर 5, और उसी को मैं 75 रोजी बोल सकता हूं। ये पॉइंट बच्चों समझे, मैंने 75 बोला है, पुराने क्वेश्चन के डेटा ही यूज कर रहे हैं। तो बच्चों यहां प्रेशर कितना होगा, 75। पॉइंट समझे, या ये कुछ भी मान सकते, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहां 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 हर जगह हम प्रेशर सेम मान के चलते हैं, क्योंकि हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है तो उसकी हाइट का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रो जी एच, रो बहुत कम है तो स्मॉल हाइट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों बताओ यहां पूरे में प्रेशर तुम्हारा कितना है, ये या ये एक ही बात है। अब तुम ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा। तो यहां तुम्हारा प्रेशर है 75, तुम 10 ऊपर चले गए, 10 ऊपर चले गए तो 10 से प्रेशर कम हो जाए। तो गैस का प्रेशर अगर मैं लिखूंगा, गैस का प्रेशर, तो गैस का प्रेशर तुम्हारे पास आ जाएगा 75 रो जी, नॉर्मल था, 10 ऊपर गए, 10 से कम होके कितना बचा, 65 रो जी। बच्चों वापस आओ, इसमें यहां प्रेशर 75 था, तुम 10 नीचे आए तो गैस पे पहुंच गए, तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा तो 10 से ज्यादा कर दिया। यहां रिवर्स सिचुएशन है, यहां 75 है, 10 ऊपर गए, 10 ऊपर गए तो 10 से प्रेशर कम होके 65, तो यहां 65 रोजी, बाकी सब कट गया। बच्चों आंसर क्या आएगा, 75 इंटू 50 अपॉन 65। बच्चों ये पॉइंट समझे। तो की पॉइंट तुम्हारा ये है, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा, कितने का फर्क पड़ेगा, वही रो जी एच का। बच्चों ये पॉइंट अभी समझ पाए, गुणा भाग बच्चों में नहीं कर रहा हूं, बस कंसेप्ट समझ लो। हाँ बोलो, इक्विलिब्रियम ही मान के चलना, इक्विलिब्रियम ही मान के चलना है वो। अभी बच्चों ये क्लियर है, समझ गया ना, ये इसे हटा दो, ठीक। अब बच्चों फिर देखो, अब मान लो मैंने इसको 37 डिग्री पे टिल्ट कर दिया, थर्ड केस। याद रहे स्टार्टिंग वाले से ही ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड है, तो डेटा वही यूज करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75, ओरिजिनल 50 लेंथ थी। अब दिमाग लगाओ बच्चों, लॉजिकली बताओ 50 से कम लेंथ होगी या ज्यादा, कम, क्योंकि वो प्रेस करेगा तो लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब सोचो,
बच्चों जिससे भी सॉल्व हुआ हो एक्सप्रेशन के फॉर्म में आंसर दे, पूरा सॉल्व करने के बाद नहीं। जैसे मैंने जिस फॉर्मेट में आंसर छोड़े हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं की है, उसी फॉर्मेट में आंसर बताना, तो चेक करने में थोड़ा आसानी रहेगी और कुछ नहीं। बच्चों जिससे भी सॉल्व हुआ हो एक बार हैंड राइज करें। और कोई कर लो। बोलो। सही है बच्चों, देखो कहानी वैसी ही है। यहां बच्चों देखो ये 10 है, इस ट्राइंगल को देखो बच्चों, ये 37, ये 10, तो ये 8, ये 6, ये 8, ये 6। तो बच्चों जो मरकरी कॉलम है उसकी इफेक्टिव हाइट कितनी आ रही है? हाइट वाइज 6 मानी जाएगी। हाइट वाइज कितनी मानी जाएगी? 6। ये 10, 37, तो हाइट वाइज कितना माना जाएगा? 6। तो हाइट से मतलब होता है प्रेशर में बच्चों, हाइट से मतलब होता है। ये पॉइंट समझे। अब तरीका वही है, P1 V1, P2 V2, बिल्कुल ओरिजिनल प्रेशर रो जी 75, वॉल्यूम 50 इंटू एरिया। बाद में प्रेशर लिखते हैं लेंथ L, एरिया A। अब बाद का प्रेशर लिख रहा हूं, तो बच्चों यहां पूरे में खुली हवा है, एकदम ओपन एयर है, तो यहां पूरे में प्रेशर तुम्हारा बिल्कुल इस पॉइंट तक, जहां तक खुली हवा है, तो खुली हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 75। अब तुम जब नीचे आओगे यहां इस पॉइंट पे, तो यहां नीचे आने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा? रो जी एच। लेकिन हाइट उसमें लेनी है, हाइट, ना कि ये लेंथ। तो उसकी हाइट में कितना फर्क आ रहा है वो देखना। तो हाइट में फर्क आया 6 का, तो यहां गैस का प्रेशर जब मैं लिखूंगा तो नॉर्मल प्रेशर प्लस रो जी, और हाइट लोगे 6, तो वो हो जाएगा 81। हाइट लेनी है, हाइट, तो 81 रो जी, बाकी सब कट पिट गए। 75 इंटू 50 अपॉन 81, ये लेंथ आ गई। ये पॉइंट बच्चों समझे। तो हाइट पे तुम्हें फोकस करना, किस चीज पे फोकस करना है? हाइट पे। हाइट पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं वो थोड़ा सा और डिटेल में जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। बता देखो 75 तो नॉर्मल उसका था ही, नीचे आने पे बढ़ेगा, तो नीचे कितना आई हो? 6, तो 75 प्लस 6 हो गया 81। अभी बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? कर लो इतना फटाफट। चले, इसे हटा रहा हूं बच्चों। अब इसे बच्चों देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन वही है, शायद नंबर ये 4th होगा। इसमें बच्चों लगाओ, आप करो, पैटर्न वही है, P1 V1, P2 V2। करो बच्चों। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। हाँ ये वाली एक मुझे देना। बच्चों देखो, एक तो मैं ये वाला डीपीपी मिल रहा है, ये डीपीपी लगभग पूरा का पूरा इंजन वाले क्वेश्चन पे है। कुछ क्वेश्चन इंजन के हैं, कुछ क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर के हैं, और 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट है।
इसमें लास्ट में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखा है, वो मैं नेक्स्ट टर्म पे एक्सप्लेन कर दूंगा, थ्योरेटिकल सा रहता है तो मैंने रिटर्न में दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म पे एक तो हम ये पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और एक डीपीपी तुम्हें अभी मिला होगा, उस पे लिखा होगा एडवांस डीपीपी, इससे पहले जो मिला था। तो उसमें बच्चों थोड़े अच्छे प्रॉब्लम है, तो उसको हम टुकड़ों में करेंगे। तो उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लेना। तो ये तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसमें केवल इंजन और रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट है, उसके अलावा ये डिस्कस करेंगे। बच्चों अब मुझे बताओ इसमें जिसका आंसर आया हो, एक कर तो बोलो। 75/67 सही है, ठीक है। बच्चों देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहले प्रेशर रो जी 75, वॉल्यूम 50 इंटू एरिया, बाद में प्रेशर पता नहीं, वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया। अब प्रेशर लिख रहा हूं, तो बच्चों फंडा वही है, ये 10, ये 53, तो ये हाइट निकालोगे 8 आएगी। बच्चों 10 sin 53 हाइट कितनी आएगी 8। अब यहां पूरे में खुली हवा है, खुली हवा है तो इस पूरे में प्रेशर तुम्हारा 75, पीछे यहां पूरे में प्रेशर 75। अब ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा, ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा, कितना कम होगा 8 के हिसाब से। तो पी गैस रो जी 75, रो जी 8, तो 67 रो जी। यहां प्रेशर तुम्हारे पास आया, बच्चों सॉल्व करोगे 75 50 अपॉन 67। बच्चों ये पॉइंट समझे, कोई तकलीफ नहीं? सही था, कोई नहीं। बच्चों इधर आओ आप, बच्चों कंक्लूजन समझो। मान लो लिक्विड H हाइट तक भरा हुआ है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा होगा या ऊपर? बोलो बच्चों, लिक्विड में नीचे प्रेशर ज्यादा या ऊपर? नीचे। और कितना डिफरेंस होगा रो जी एच? तो नीचे जाने पे रो जी एच प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाने पे रो जी एच प्रेशर कम होगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब इस तरह के क्वेश्चन में जनरली वो बोल देते हैं कि टेम्परेचर फिक्स है, तो P1 V1 P2 V2। बहुत सीधा सा फंडा रहता है, प्रेशर के लिए तुम हाइट देखोगे, हाइट अगर इंक्लाइंड है तो उसकी इफेक्टिव हाइट क्या आ रही है वो तुम देखोगे। ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? अब नेक्स्ट टर्म के लिए बच्चों 2 डीपीपी मिले हैं, एक एडवांस डीपीपी है उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन, दूसरा डीपीपी है उसके पूरे क्वेश्चन। चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन बस अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाकी है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी देखते हैं। थैंक यू।